दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी या मायके में आप कौन सा धन रख कर गई हो जो पैसे मांग रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रोहित अपनी मम्मी सुनीता जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा अनन्या अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही वह बोला, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज वर्धा के यहाँ किटी पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। वहाँ से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए घर से कहीं। लेकिन तुम कैसे जा सकती हो? मम्मी की तबीयत भी खराब है। अरे रोहित, तुम अभी घर पर ही तो हो, तुम मम्मी का ख्याल रख लेना। और हाँ, प्लीज मुझे 5,000 दे दो। 5,000 पर किस लिए? अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने 6,000 लिए थे ना। रोहित ने हैरानी से पूछा, अरे यार, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकती हो क्या? हर चीज का हिसाब तुम्हें देना जरूरी है क्या? लेकिन अनन्या, वैसे भी खर्चे बहुत ज्यादा और ये सेविंग है नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मम्मी के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा सोच समझ कर तो खर्च करो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी माँ पर खर्चा करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होते। कोई जिंदगी ही नहीं है मेरी। मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें, तुम्हारे घर को भी संभालो, तुम्हारी माँ को भी संभालो और 1 रुपये खर्च ना करो। कहती हुई अनन्या बैग वही सोफे पर जोर से पटकते हुए अंदर चली गई। इधर रोहित अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर सुनीता जी उदास हो गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आखिर कर भी क्या सकती थी? जब से पति गए तब से घर की स्थिति खराब है, बिजनेस भी पहले से कम चल रहा। रोहित सब संभालने की कोशिश कर तो रहा था पर वह अकेला क्या करे। अगर अनन्या का ही साथ ना हो तो जरा सी बात पर रूठ कर बैठ जाती है। उसे अपने खर्चों में कमी रास नहीं आ रही थी। ऊपर से सुनीता जी की बीमारी ने कमर तोड़कर रख दी। बेचारा रोहित कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में। अनन्या कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेना चाहती। खैर, घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे की डोरबेल बजी। रोहित ने ही जाकर दरवाजा खोला। एक पल के लिए हैरानी रह गया। सामने अनन्या की मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ तो आ गया था कि अनन्या ने ही उन्हें फोन करके ने बुलाया है। मम्मी जी ने दरवाजे पर से ही पूछा, क्या बात है दामाद जी? अनन्या फोन पर बहुत रो रही थी। ऐसा क्या बात हो गई? इससे पहले रोहित कुछ कह पाता, भैया ने कहा, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी ईर्ष्याओं को मारना पड़ रहा है। ख्याल रखते हैं आप उसका? रोहित ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, पहले आप लोग अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं। जैसे ही वह लोग अंदर आए, अनन्या अपना बैग लेकर कमरे के बाहर आ गई और आते से बोली, चलिए मम्मी, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बस मुझे अभी इस घर में नहीं है। अनन्या, मेरी बात तो सुनो। रोहित ने अनन्या को समझाने की कोशिश की। आप तो रहने ही दीजिए दामाद जी। अगर आप बात संभाल पाते तो मेरी बेटी को यूं रो रो कर बुरा हाल नहीं होता। अरे समधन जी, आप यहाँ? अचानक हैरान परेशान सी सुनीता जी भी शोर सुनकर कमरे में से निकलकर बाहर आ गई। हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी बेटी दी थी, नौकरानी नहीं जो दिन भर आपके घर को संभाले।
और ऊपर से थोड़े से पैसों के लिए भी आपकी मोहताज हो जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि समधन जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। सुनीता जी समधन जी को समझाने की कोशिश करने लगी और वो ठीक ही समझ ही नहीं रही थी। जब वो आपके घर का काम कर रही है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, आपके घर की बहू है, तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना। उनकी बात सुनकर सुनीता जी बोली, देखिए समधन जी, जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हमने कभी भी अनन्या को पैसे देने से इनकार नहीं किया, लेकिन यह कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा, ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है, तो घर की बहू होने के नाते अनन्या को भी तो सोचना सही है। आखिर घर गृहस्थी है, वक्त ऊपर नीचे चलता ही है, कभी कम तो कभी ज्यादा हो ही जाता है। हाँ, लेकिन ये कम ज्यादा सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होता है? क्या आपकी दवाइयों में कोई कमी हो रही है? आपके खाने पीने में कोई कमी हो रही है? बस कमी तो मेरी बेटी के लिए हुई है, उसकी इच्छा पूरी कर सको तो लेने आ जाना, नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। रोहित ने जब देखा तो उसकी सास कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, तो उसने सुनीता जी को शांत रहने के लिए इशारा किया। अनन्या अपनी मम्मी और भैया के साथ वहां से रवाना हो गई। रोहित ने भी अनन्या को रोकने की कोशिश नहीं की। रोहित, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा, छोटी छोटी बातों को रबड़ की तरह नहीं खींचते। नहीं मम्मी, ये बात तुम्हारी बहू को भी समझनी पड़ेगी कि मैं पति हूँ, उसका एटीएम कार्ड नहीं। बेटा, तेरा घर बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। जितने ऐसा आराम से उसे रहने की आदत हो चुकी है ना, वैसा ऐसा आराम उसके मायके में नहीं मिलने वाला। रोहित जानता था कि अनन्या की जितनी इच्छा यहाँ ससुराल में पूरी हुई, उतनी उसे कभी भी उसके मायके में पूरी नहीं की कि उसके पिता अक्सर बीमारी रहते, इसलिए उनकी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी की इनकी इतनी इनकम नहीं है जितने अनन्या आए दिन पैसे मांगती है। अनन्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसे रोहित के पिता ने रोहित के लिए पसंद किया था, लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर अनन्या का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किटी पार्टी में जाना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। इधर अनन्या मायके आ गई, उसे वहाँ देखकर उसकी भाभी भी हैरान आ गई। उसके पिता ने समझाने की कोशिश की तो उसकी मम्मी ने उन्हें चुप करा दिया। उस दिन तो उसने दिन भर कमरे में आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्जी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। ये क्या बनवा दिया मम्मी, मेरा तो पेट नहीं भरेगा, मैं तो पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। उसकी भाभी ने उसकी मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, उसका मूड खराब है, पिज्जा खाना चाहती है तो खाने दो। अनन्या का मूड होता है तो काम करती, वरना दिन भर पड़ी रहती। मूड किया तो घर का खाना खाया, नहीं तो बाहर से मंगवा लेती। बैठे बैठे अपनी भाभी को ऑर्डर देती रहती। भाभी भी मन ही मन कूटती रहती कि ऑफिस और घर के काम क्या कम है, जो ननद भी घर पर आकर बैठ गई, ऊपर से नित नए खर्चे करती रहती हैं। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। आखिर मध्यम वर्ग की भी एक सीमा होती है। आज रविवार था तो सब लोग सुबह की चाय साथ ही पी रहे थे। इतने में अनन्या भी उठकर आ गई और बोली, मम्मी मुझे पार्लर जाना है, माइंड फ्रेश हो जाएगा, प्लीज 5,000 रुपये दे दो। उसकी बात सुनते ही उसकी भाभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए वो बोली, 5,000, वो भी पार्लर के लिए? ननद रानी या मायके में कौन सा धन रख कर गई हो आप, जो
आपने जब मांगा निकाल कर दे दे भाभी तमीज से। याद कीजिए मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। अनन्या थोड़ी बिगड़ते हुए बोली, अच्छा पर आपको बता दूं कि आपकी मम्मी भी इसी घर में रहती है और शायद आप ससुराल जाकर भूल गई हैं कि आपका मायका मध्यम वर्गीय है जहाँ खर्चे ईसाई पर भारी हो जाते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है वह हम दोनों पति पत्नी ही जानते हैं। भाभी बस आप तो कुछ भी बोले जा रही हैं, मत भूलिए कि ये मेरा मायका है। अनन्या ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, बेटा तुम भी मत भूलो कि तुम्हारा मायका मध्यम वर्गीय है। तुम्हें 10 दिन से जिस तरह की हरकतें हम करते हुए देख रहे हैं उससे तो लगता है गलती रोहित की है ही नहीं बल्कि गलती तुम्हारी है। अब की बार उसके पापा ने कहा, अरे आप क्या कहे जा रहे? अनन्या की मम्मी ने कहा तो उसके पापा ने डांट कर उन्हें ही शुभ करा दिया। शुभ रहो, तुम्हें एक शब्द नहीं बोलो कि अब अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी बेटी के खर्चे देखे हैं तुमने, ये भूल गई कि ये किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है तो वह इसके जुल खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो बजाय ऐसे बुरे दौर में उनका साथ देने के ये उनको छोड़कर चली आई। अरे ये पढ़ी लिखी है, गवार थोड़ी ना है जो सिर्फ पैसे मांगने के लिए हाथ फैलाती रहती है। अरे आत्मनिर्भर बने, किसने मना किया है? शादी तो अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने तो पति को एटीएम कार्ड समझ रखा है। जब साकेश कर लिया, इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चों को बराबर संभाल रही है। इससे कहो कि आज अपने ससुराल जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसकी बेवजह के खर्चे नहीं उठा सकते। आखिर अनन्या के पापा के आगे उसकी मम्मी कुछ कह ना पाई और उन्होंने अनन्या को ससुराल जाने के लिए कह दिया। इधर अनन्या को भी समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसका पति उठा सकता है और कोई नहीं। आखिर वह लौटकर अपने ससुराल चली आई और अब वह अपने पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी। हालांकि गलतियां अभी भी उससे होती थी, लेकिन अपने मायके वालों से शिकायत करने की जगह वह सुनीता जी से पूछना ज्यादा पसंद कर